फिर हाजिर हूँ। राफेल पर जेपीसी की जांच पर बवाल क्यों हो रहा है? जेपीसी में बीजेपी का दबदबा होगा, फिर सरकार जेपीसी जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है? यूपी सरकार ओबीसी को बांटकर क्या वोटों की फसल काटना चाहती है? कर्ज माफी की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी किसकी नींद उड़ाने का चैलेंज दे रहे हैं? ऐसी हर अहम खबर के नहले पर विश्लेषण का दहरा, जबरदस्त दहला आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नहले पे दहला इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। आगरा के फतेहपुर सीकरी में सत्ता के नशे में चूर बीजेपी विधायक उदयभान सिंह ने महिला एसडीएम के साथ बदसलूकी की। गुजरात के अमरेली में ट्रेन से कटकर 2 शेर और 1 शेरनी की मौत हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में कारपेट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हरियाणा के हांसी में बाइक से जा रहे एक युवक को कुछ अज्ञात लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया। यूपी के सहारनपुर में महिला पुलिस ने काउंसलिंग सेंटर में समझौता करने आए एक परिवार को डंडों से पीटा। झारखंड के जमताड़ा में 3 दिनों से हाथियों ने कोहराम मचा रखा है। अब तक 4 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। गुरुग्राम में पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के अमन विहार में मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। आगरा में नाली के पानी को लेकर 2 गुटों में जमकर विवाद के बाद मार पिटाई शुरू हो गई। राजस्थान के अजमेर में लोगों को रोजगार दिलाने के नाम पर लाखों का चूना लगाने वाले युवक की लोगों ने जमकर धुनाई की। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डस्टर गाड़ी अचानक से पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। गाजियाबाद में 8 बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक युवक को बंधक बनाया, फिर उसकी 5 भैंस लूटकर फरार हो गए। एमपी के खंडवा में दर्दनाक हादसा सामने आया है। हाईवे पर यात्री बस के पलटने से 22 मुसाफिर गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई के अंधेरी इलाके में ईएसआईसी अस्पताल में आग से मौत का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय कैदी हामिद निहाल अंसारी को रिहा कर दिया गया है। हामिद वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत आ रहा है। आसाराम की पैरोल याचिका पर कल जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कल राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में रथ यात्रा निकालने के लिए बीजेपी से 3 संभावित तारीखें बताने को कहा है। राजस्थान में कपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। फतेहपुर शेखावटी में पारा -3.5 डिग्री तक पहुंच गया। 35वें सैटेलाइट GSAT-7A को अंतरिक्ष में भेजने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल श्रीहरिकोटा से इसरो इसे अंतरिक्ष में भेजेगा। पर्थ टेस्ट में भारत की हार, दूसरी पारी में 140 रनों पर सिमट गई टीम। जीत के लिए बनाने थे 287 रन। आईपीएल सीजन 12 के लिए जयपुर में खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो गई है। आईपीएल 12 के ऑक्शन में युवराज और मैकलम को अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला है। कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म मणिकर्णिका का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। फ्रांस का राफेल विमान अब संसद में हंगामे की वजह बन गया है। सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे की जांच से इनकार कर चुका है, फिर भी विपक्ष जांच की मांग कराने पर अड़ा है। इस बवाल के पीछे किसकी क्या राजनीति है वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आज संसद में क्या क्या हुआ। कांग्रेस के सांसद आज हंगामे के मूड में आए थे। राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर चौकीदार और चोर का जो नारा दिया है, कांग्रेसी उसी की रट लगाकर संसद में हंगामा करते रहे। बीजेपी के सांसदों को अंदाजा था, इसलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ लोकसभा पहुंचे। बीजेपी सांसदों के हाथों में प्लाकार्ड्स थे। से संबंधित है।
भारत सरकार इसके भंडारण प्रक्रिया पे कुछ नया कदम सरकार उठा रही है क्या? सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, व्हाट वी कुड जिन पर लिखा था राफेल पर देश को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। आमतौर पर संसद में ऐसे हथकंडे विपक्षी सांसद आजमाते हैं, लेकिन आज ये तमाशा बीजेपी के सांसदों ने किया। संसद के दोनों सदनों में राफेल सौदे पर विशेषाधिकार हनन का भी अलग अलग राग अलापा जा रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रखा है, तो जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन के मामले में लपेट रखा है। और विशेषाधिकार हनन हुआ है या नहीं, इसका फैसला तो तब होगा जब संसद में कामकाज शुरू होगा। दोनों सदनों में आज राफेल पर हंगामा ही होता रहा, इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई कल तक के लिए टाल दी गई। ये तो रहा संसद में राफेल का हाल। विमान सौदे पर सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, विशेषाधिकार हनन किसने किया है, इन तमाम सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब राफेल सौदे पर सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश हो या फिर जांच हो। अब इसकी जांच कैसे होगी ये भी समझिए। राफेल डील की जांच का पहला तरीका यह है कि सरकार खुद जांच कराने का ऐलान कर दे, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और फ्रांस सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के लिए ठीक नहीं मानती। राफेल सौदे की जांच का दूसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करने का आदेश जारी करे। इस मामले में 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राफेल सौदे की जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। राफेल विवाद को ठंडा करने का तीसरा तरीका यह है कि जेपीसी से जांच के लिए सरकार तैयार हो। विपक्ष भी यही मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी गठित करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। राफेल सौदे पर राजनीति 6 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। संसद में इस पर विपक्ष के साथ सरकार की तकरार हो चुकी है। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी गरजे तो जवाब में रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उन पर बरस पड़े थे। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। देश को गुमराह करने का काम, और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? कोई जिम्मेवारी है? सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग करने वाली 4 याचिकाएं खारिज होने के बाद अब कांग्रेस जिद पर अड़ी है कि राफेल की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित की जाए। कांग्रेस को इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल गया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया। उसमें से अनिल अंबानी जी हैं, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है उन पर। फिर से दोहराता हूं, 45,000 करोड़ रुपए। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबका इसमें शायद कर्जा माफ हो सकता है। एक व्यक्ति को आपने राफेल मामले में चोरी करके पैसा दिया है, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी जेपीसी होगी, पार्लियामेंट में उसके बारे में चर्चा होगी। आपने हमें कहा था कि प्यार से आप चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर आप दौड़ क्यों रहे, भाग क्यों रहे? अब आइए राफेल के बारे में बात कीजिए। चर्चा इसकी हो चुकी है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने मूव किया, ये भी एक मुद्दा था और हमने इसके ऊपर डिटेल चर्चा करके ही हमने ये मांगा था कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। और एक बार नहीं, 100 बार इसकी चर्चा सदन के अंदर, सदन के बाहर हुई है, हर गांव में हुई है। अगर सरकार इस मुद्दे को
सुलझाना चाहती है तो उसका एक ही तरीका है कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करे और हर चीज उसमें छानबीन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जो मुद्दे उन्होंने कहे थे वो पीआईएल वालों को रिप्लाई मिला होगा, लेकिन हमारी जो बात जेपीसी की है उससे पहले की है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दी उससे पहले हमने किया है, आज भी उसके ऊपर हम निर्भर है। बेसिकली बीजेपी जो कोशिश कर रही है ना, ये रिएक्टिव मैकेनिज्म नहीं चलेगा। हम क्यों प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं या हम जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं, अपने दल की ओर से कहूं, तमाम विपक्ष की ओर से कहूं, हम प्रधानमंत्री जी की छवि के लिए चिंतित हैं, उनके कार्यालय की विश्वसनीयता को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यालय निरंतरता की चीज है, निरंतर चलने वाली संस्था है। आज वो है, कल कोई और होगा, लेकिन उस कार्यालय की साख पे अगर बट्टा लगा है तो उस बट्टे को हटाने का एकमात्र उपाय है जेपीसी। और प्रिविलेज मोशन उनके लिए जिन्होंने एक टाइपिस्ट के मत्थे सारा ठीकरा फोड़ दिया अपने लगभग क्रिमिनल इंटेंट का। कांग्रेस और विपक्ष के नेता आखिर जेपीसी जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? जेपीसी क्या होती है और इसका गठन कैसे होता है, अभी ये समझिए। जेपीसी का मतलब है संयुक्त संसदीय समिति। संवेदनशील और पेचीदा मामलों की जांच जेपीसी करती है। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं। जेपीसी में राज्यसभा से दुगने सांसद लोकसभा के होते हैं। संसद में जिस पार्टी के ज्यादा सांसद होते हैं, जेपीसी में उसी का दबदबा रहता है। जेपीसी को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तलब करने की छूट होती है। जेपीसी किसी को भी गवाही या बयान के लिए बुला सकती है। जेपीसी का आदेश टालना संसद की अवमानना होता है। जेपीसी का गठन लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके होता है। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति आपसी सहमति से जेपीसी का गठन कर सकते हैं। जिसकी सरकार होती है जेपीसी में उसी का दबदबा होता है। मतलब ये कि अगर राफेल सौदे की जांच के लिए जेपीसी का गठन हुआ तो भी मोदी सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। अब तक की जेपीसी जांच में यही हुआ है कि सरकार पर लगे आरोपों पर जेपीसी के जरिए क्लीन चिट दिला दी जाती है। फिर भी बीजेपी जेपीसी जांच के लिए तैयार नहीं है। वो विपक्ष को चुनौती दे रही है कि इस मुद्दे पर संसद में खुली चर्चा क्यों नहीं कर लेते। Why JPC? We are saying let us discuss it in front of 543 parliamentarians, 542 parliamentarians. Why do they want to discuss within a small group of 30 JPC members? We are ready for a full house debate on that. Let Congress come forward. Congress is only interested in throwing mud at the government. It's only interested and in incapacitating our armed forces, defeating the security preparedness of our country. देखिए, हमने राफेल के ऊपर भी चर्चा करने के लिए कहा कि पार्लियामेंट में आप खुले में हम चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर अपना तत्व दिया और हमने तो इसके लिए कहा कि राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगे। देश को गुमराह किया है, देश की जनता को गुमराह किया, और एक व्यक्ति जो एक सरकार जो देश के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, किसान मजदूर के लिए काम कर रही है और देश का नाम ऊंचा पूरी दुनिया में ऊंचा कर रही है, परचम देश का परचम लहरा रही है, वहीं कांग्रेस ने देश को बदनाम करने के लिए कोई कोशिश नहीं छोड़ी। और इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और पूरे कांग्रेस को लोगों को, जो बाकी जिनके अंदर कोई भी अंतर आत्मा की किसी की आवाज आती है तो उनको कांग्रेस छोड़कर बाहर आ जाना चाहिए। कांग्रेस ने जब राफेल सौदे को घोटाला बताकर शोर मचाया था, तब कांग्रेस के ही माउथपीस नेशनल हेराल्ड में एक खबर छपी थी कि राफेल मोदी सरकार का बोफोर्स है। इस मामले में कांग्रेस उसी तरह की राजनीति कर रही है जैसी राजनीति विपक्षी दलों ने बोफोर्स तोप घोटाले के मुद्दे पर की थी। जेपीसी जांच का राजनीतिक खेल बोफोर्स के साथ ही शुरू हुआ था। तब से आज तक जितने भी मामलों की जांच जेपीसी से हुई है, उनका क्या नतीजा रहा, अब ये समझिए। 1987 में पहली बार बोफोर्स तोप सौदे की जांच के लिए जेपीसी गठित हुई। बोफोर्स घोटाले में जेपीसी ने राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि इसका राजनीतिक असर ये हुआ कि 1989 में कांग्रेस चुनाव हार गई। 1992 में हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए भी जेपीसी बनी थी। हर्षद मेहता कांड में भी जेपीसी ने सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। ठीकरा फोड़ा गया बैंक अफसरों और शेयर दलालों के सिर पर। हर्षद मेहता शेयर घोटाले का राजनीतिक परिणाम ये रहा कि 1996 में कांग्रेस चुनाव हार गई।
2001 में केतन पारीक यूटीआई घोटाले की जांच के लिए वाजपेयी सरकार ने जेपीसी गठित की थी। केतन पारीक घोटाले की जांच में भी सरकार को क्लीन चिट मिली और यूटीआई एक्ट में बदलाव की सिफारिश कर दी गई। इत्तेफाक से इस बार भी राजनीतिक परिणाम यही रहा कि जेपीसी गठित करने वाली बीजेपी 2004 का चुनाव हार गई। 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड की जांच के लिए जेपीसी बनी थी। ये राजनीतिक बवाल का मुद्दा नहीं था, लिहाजा जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि कई ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड पाई गई। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने 2G घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई थी। इस बार भी जेपीसी ने सरकार को क्लीन चिट दे दी। ये बहुमत का फैसला था। हालांकि जेपीसी में शामिल 12 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। 2G घोटाले पर जेपीसी जांच में कुछ नहीं निकला, लेकिन राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि 2014 में कांग्रेस चुनाव हार गई। 2013 में जब अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घूसकांड हुआ था तो मनमोहन सरकार ने फौरन जेपीसी गठित करने का ऐलान किया। हैरानी वाली बात यह रही कि तब मुख्य विपक्षी पार्टी रही बीजेपी ने जेपीसी के औचित्य पर सवाल उठाया था। मोदी सरकार ने अब तक 2 बार जेपीसी गठित की है। 2015 में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बिल पर राजनीतिक मतभेद दूर करने के लिए जेपीसी गठित की गई। इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। 2016 में असम में एनआरसी के मुद्दे पर जेपीसी का गठन किया गया और इस पर भी जेपीसी से कुछ हासिल नहीं हुआ। जेपीसी जांच का इतिहास 31 साल का है और अब तक का इतिहास तो यही बताता है कि जेपीसी जांच से कोई केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। हाँ, जिस किसी भी सरकार ने जेपीसी जांच कराई, अगले चुनाव में सत्ता से उसका पत्ता जरूर कट गया। अब ये बड़ा सवाल है कि राफेल बवाल जांच के बिना कैसे खत्म होगा। कांग्रेस ये जानते हुए भी राफेल की जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रही है कि जेपीसी किसी को सजा नहीं दे सकती। सजा देना कोर्ट का काम है और वो भी तब जब मामला जांच के बाद कोर्ट तक पहुंचे। कोर्ट केस के लिए सीबीआई या एसआईटी से जांच करानी होगी। सीबीआई पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। एसआईटी या तो सरकार बना सकती है या कोर्ट। अगर एजेंसी जांच करे तो भी अंतिम फैसला कोर्ट करेगा। ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी ही। सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे की जांच से इनकार कर चुका है, यानी अंतिम फैसला जहां से होना है वहां राफेल डील पर सवाल उठाने वाले पहले ही झटका खा चुके हैं। मतलब मौजूदा सूरत में न तो राफेल की जांच होती दिख रही है और न ही अभी जांच का कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की पूरी गुंजाइश है और वही हो रही है। जेपीसी जांच की मांग करने वाली कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है कि सरकार के खिलाफ जेपीसी जांच का मतलब वैसा ही है जैसा ये शेर कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया तो राजस्थान की गहलोत सरकार भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य के किसानों को जल्द बड़ी राहत देने वाली है। एमपी में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज माफी की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के तहत किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, जिसका फायदा 33 लाख किसानों को मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम पद की शपथ लेने के बाद भूपेश बघेल ने सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा फैसला लिया और किसानों की कर्ज माफी को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ में 16,65,000 किसानों का 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ होगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और हमला बोलते हुए कहा कि जब तक मोदी जी देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, मैं उन्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। मोदी जी 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी से सरकार पर कितना बोझ पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्ज माफी की प्रक्रिया के तहत जून 2009 के बाद लोन लेने वाले किसानों का कर्जा माफ होगा। इसमें लगभग 33 लाख किसानों का फायदा होगा, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। सरकार की तरफ से किसानों का सिर्फ 2 लाख रुपए तक का लोन माफ होगा। इसमें सिर्फ खेती के लिए लिया गया कर्ज शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफी से सरकार के खजाने पर 6,100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जबकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करती है तो इससे राज्य के सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मार्च 2018 में आई बैंक कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 59 लाख किसानों ने बैंक से कर्जा लिया हुआ है।
एमपी के सीएम कमलनाथ कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए, लेकिन यूपी बिहार के लोगों के लिए वो कुछ ऐसा बोल बैठे जिस पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया। दरअसल शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटे बाद कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी समेत कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इसी बीच उन्होंने शर्त रख दी कि मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योगों को छूट दी जाएगी जिनमें 70% नौकरी एमपी के स्थानीय लोगों को दी जाए। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि यूपी बिहार के लोगों को रोजगार मिलने की वजह से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। कमलनाथ जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं। कमलनाथ के बयान पर एक तरफ जहां बीजेपी जेडीयू हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी सफाई दे रहे हैं। आज कमलनाथ की जुबान और राज ठाकरे की जुबान में कोई अंतर नहीं है। राज ठाकरे ने भी घृणा फैलाया और कांग्रेस के कमलनाथ ने भी घृणा फैलाने का काम किया। बिहार के लोग जहां भी गए हैं देश में, मान सम्मान और उस राज्य के विकास में योगदान दिए हैं। जिस ढंग से कमलनाथ ने बिहारियों को अपमानित किया है, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को बिहारियों से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बिहार के लोग उनके विरोध में खड़े हों। बड़ा बयान नहीं, ये बुरा बयान है और मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि अगर ये बयान सच है तो ये संकीर्ण राजनीति का द्योतक है और कांग्रेस के मिजाज के अनुरूप नहीं है, हिंदुस्तान के मिजाज के अनुरूप तो कतई नहीं है। कमलनाथ जी ने जो कहा है कि जब नए उद्योग लगने लगे तो उनमें उनको 70% प्राथमिकता देनी चाहिए। ये एक इंसेंटिव है जिससे उद्योग आकर्षित हो मध्य प्रदेश की तरफ से, और उन्हें पूरा उसका अधिकार है। वो भाजपा की तरह, भाजपा शासित राज्यों की तरह, उनके सहयोगियों की तरह जो स्थापित उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, चाहे महाराष्ट्र में हो या गुजरात में, जहां से मार के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से मार के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भगाए गए हैं। बहुतों से मिला हूं, अभी लौट कर गुजरात नहीं गए। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले यूपी में नए जातीय समीकरण की जमीन तैयार हो रही है। योगी सरकार गैर यादव और गैर कुर्मी ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए एक बड़ा प्लान लेकर आई है। योगी के इस मास्टर स्ट्रोक को समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यूपी में ओबीसी आरक्षण को 3 वर्गों में बांटने का प्लान है। पहले आपको खबर समझा देते हैं, फिर इसके सियासी मायने भी समझाएंगे। नए प्लान के मुताबिक वर्तमान में ओबीसी को जो 27% आरक्षण प्राप्त है, उसमें जातिवार बंटवारा किया जाएगा। यूपी सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अगुवाई में एक पैनल बनाया था जिसने ओबीसी को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग में बांटने की सिफारिश की है। पहली श्रेणी को 7%, दूसरी श्रेणी को 11% और तीसरी श्रेणी को 9% आरक्षण देने की प्रस्ताव है। जस्टिस राघवेंद्र समिति ने ओबीसी को 79 उपजातियों में बांटा है। पहली श्रेणी यानी पिछड़ा वर्ग में यादव, कुर्मी, चौरसिया और पटेल जाति को 7% आरक्षण देने की बात कही गई है। समिति ने दूसरी श्रेणी यानी अति पिछड़ा वर्ग में लोध, कुशवाहा, गुर्जर, साहू, सैनी, माली, नाई और तेली जैसी जातियों को रखा है। दूसरी श्रेणी की जातियों को कुल 11% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। वहीं तीसरी श्रेणी में सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को रखा है। इसमें घोसी, कुरैशी, राजभर और निषाद जैसी जातियों को 9% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। यानी ओबीसी में कोटे के अंदर कोटा लागू कर जातियों को बांटने का प्लान है। आपको ये भी बता दें कि इस बंटवारे के पीछे जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने क्या तर्क दिया है। 400 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अति पिछड़ी जाति के लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं उनकी जनसंख्या के अनुपात में लगभग आधी हैं। पिछड़ी जाति की श्रेणी में आने वाले कुछ खास वर्ग है जिन्हें सबसे ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं और कुछ जातियों को ज्यादा नौकरियां नहीं मिल पा रही। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सर्वाधिक पिछड़ी जाति के लोगों को या तो तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियां मिलती हैं या फिर वे बेरोजगार रहते हैं। समिति ने यह भी मुद्दा उठाया कि ओबीसी की कुछ उपजातियों को आरक्षण का लाभ मिलने के बाद उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर सुधरा है। उनकी शिक्षा और जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के बाद से उनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ा है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ऐसा देखा गया है कि सिर्फ कुछ उपजातियों को आरक्षण का लाभ मिला जबकि अधिकांश इसके लाभ से अछूते रहे। आइए अब इस पूरे प्लान के सियासी मायने भी समझा लेते हैं।
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यूपी में जातिगत राजनीति हावी है। यादवों को जहां समाजवादी पार्टी का कोर वोट माना जाता है, तो वहीं कुर्मी समुदाय को बीजेपी के सहयोगी अपना दल का कोर वोट माना जाता है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी की तरफ दलित मतदाताओं का रुझान है। इसलिए विपक्षी पार्टियों के कोर वोट बैंक में ही सेंध लगाने की तैयारी हो रही है। अगर ओबीसी में यादव और कुर्मियों को महज 7% आरक्षण सीमा में धकेल दिया जाता है, तो उसका फायदा बाकी जातियों को होगा और इन जातियों का रुख उन्हें फायदा पहुंचाने वाली पार्टियों की ओर जा सकता है। उसी तरह दलितों में भी अगर कोटे के अंदर कोटा लागू किया जाता है, तो कुछ जातियों के लाभ पर असर होगा, यानी दलितों में भी बंटवारा हो जाएगा। ऐसी सिफारिशें लागू करने के पीछे एक और कारण है। दरअसल मंडल कमीशन के लागू होने के बाद तेजी से ओबीसी समुदाय के लोग नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में पहुंचे हैं। हाल के दिनों में दलित और ओबीसी समुदाय में भाईचारा और एकता भी बढ़ी है। खासकर आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी और दलित एकजुट होकर विरोध करते हैं। इसका उदाहरण SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के भारत बंद के दौरान भी देखने को मिला था। कई ओबीसी संगठनों ने सवर्णों के बंद का बहिष्कार किया था, लेकिन अगर कोटे में कोटा लागू हुआ तो ये जातियां आपस में ही बढ़ जाएंगी। किसी को ज्यादा लाभ मिलेगा और किसी को कम। कुल मिलाकर पिछड़ी जातियों की एकजुटता खत्म हुई तो इसका असर चुनाव में भी दिखेगा। इसके अलावा यूपी में मायावती और अखिलेश की जोड़ी ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। यूपी में हुए उपचुनाव में जब एसपी-बीएसपी साथ आई तो बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। 2019 में भी अगर ये दोनों साथ रहे तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को ही होगा। इसलिए इस प्लान को इन दोनों पार्टियों के कोर वोट बैंक को बाकी पिछड़ी जातियों से अलग थलग करने और यूपी में नए जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश भी समझा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 2019 से पहले बीजेपी इस तरह का रिस्क उठा पाएगी? आज से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। इसी सत्र में इस रिपोर्ट को यूपी के पिछड़ा कल्याण मंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी SB/ST के मुखिया ओम प्रकाश राजभर विधानसभा में पेश कर सकते हैं। ओपी राजभर लंबे समय से राजभर समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राजभर भी यही दोहराते हैं कि कुछ जातियां अपनी आबादी से ज्यादा लाभ पा रही हैं। जब 46,610 पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने, पिछली सरकार निकाली थी, तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी कि यादव, यदुवंशी, ग्वाल और भड़ोल, ये 4 जातियां अपनी आबादी से 39.5% ज्यादा हिस्सा ले लिया है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति में जाटव, झुसिया और जमात, ये अपनी आबादी से 90% ज्यादा हिस्सा ले लिया है। इनको तब तक हिस्सा न दिया जाए जब तक शेष जातियां अपनी आबादी के हिसाब से आरक्षण का लाभ न पा जाए। अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी गठित हुई। कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है, तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट है 7/11/9, तो उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, अब वो मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। ओबीसी के बंटवारे की योगी सरकार के प्लान पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। विपक्ष ने पूछा है कि जब केंद्र सरकार ने जातिगत मतगणना के आंकड़े जारी ही नहीं किए, तो योगी सरकार को कैसे पता चला कि किस जाति के लोगों को कितनी नौकरियां मिली हैं? वो तो सारी जातियों को उन्होंने बांटने की बात की है। ये पुरानी भाजपा की योजना है। वो चाहती नहीं कि दलित पिछड़ों का कोई भला हो। तो जब भी कोई मुद्दा आता है, इनको आपस में लड़ाने का प्रयास किया जाता है। इससे पहले राजनाथ सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने भी अपनी जाती हुई सरकार में इस तरह की बातें की थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक दिया था। तो कोई संवैधानिक रास्ता अभी तक तय नहीं किया गया, किसी विपक्षी दल से चर्चा नहीं की गई और दोबारा से एक अपनी समिति बना के उसको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जितनी जिसकी संख्या है उसको उस हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारा कहना है कि पहले तो जनगणना के माध्यम से आंकड़े बताएं, किस आधार पे ये लोग ये तय कर रहे हैं कि किसकी कितनी संख्या है, किसका कितना प्रतिनिधित्व मिला है। जब जनगणना के आंकड़े ही आउट नहीं किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपने जनगणना की हुई है, या आधार को जिस तरह लिंक किया उस तरह जातियों की संख्या बताइए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दीजिए। कांग्रेस ने इस सिफारिश का विरोध किया। कांग्रेस ने कहा है कि योगी सरकार नौकरियां देने के बजाय जातियों का बंटवारा कर रही है। भाजपा सरकार की हटो बचो की नीति है। अभी तक तय नहीं है कि इन्होंने कितनी भर्तियां निकली, कितनी भर्तियां निरस्त हुई। ये सिर्फ एक वर्ग को दुखाने
कुछ को लुभाने का खाली साजिश है। सरकार कुछ करने नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है ये यादव और कुर्मी को रोकने का और जातियों को खुश करने के चक्कर में, जबकि न तो इनकी भर्तियों में यादव कुर्मी होने जा रहा है न कोई और बैकवर्ड होने जा रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी तक सारी भर्तियां निकली हैं, उनकी भर्तियां कैंसिल हुई हैं सरकार की वजह से, मुझे लगता है ये भी खाली राजनीतिक स्टंट है। अब बात छिड़ गई है तो आपको ये भी समझा देते हैं कि जातिवाद जनगणना आखिर है क्या चीज। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। आखिर 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और 2021 में अगली जनगणना होगी। 1872 से लेकर 1931 तक जनगणना में जाति गिनी जाती थी, यानी नाम, लिंग, धर्म के साथ साथ ये भी पूछा जाता था कि आपकी जाति क्या है। 1941 में जाति गिनी गई, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़े संकलित नहीं हो पाए। आजादी के बाद सरकार ने तय किया कि जनगणना में अब जाति नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि सब एक समान है। तत्कालीन सरकार ने शायद ये सोचा होगा कि जाति की गिनती नहीं होने से जाति और जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजादी के बाद SC/ST समुदाय को आरक्षण दिया गया और अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया, लेकिन मंडल कमीशन के पास ये आंकड़े नहीं थे कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है। मजबूरी में मंडल कमीशन ने 1931 की जातिवाद जनगणना के आंकड़ों से हिसाब किया और OBC आरक्षण की सिफारिश की। साल 1991 में ये रिपोर्ट लागू हुई। लंबे समय से शरद यादव और लालू यादव जैसे नेता जातिवाद जनगणना की मांग कर रहे हैं। लगातार ये मांग हो रही है कि आखिर पता होना चाहिए कि किस जाति के लोग सबसे ज्यादा नौकरियां हासिल कर रहे हैं। 2011 की जनगणना में जाति नहीं गिनी गई, लेकिन सरकार ने अलग से जातिवाद जनगणना कराई है। इस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने जातिवाद जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। दलित और OBC नेता लगातार आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी जाति अपनी आबादी के अनुपात में कितनी नौकरियां हासिल कर पाई हैं। अगर आंकड़े जारी हुए तो जातिगत हिस्सेदारी स्पष्ट हो जाएगी। 1984 के सिख विरोधी दंगे के आरोप में उम्र कैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक सज्जन कुमार ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि उनके खिलाफ आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर वो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को दंगे में दोषी पाया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलटते हुए सज्जन कुमार को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने की मोहलत दी है। इस बीच 1984 के सिख विरोधी दंगों में नाम घसीटे जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस या चार्जशीट नहीं है। उन्होंने राजनीति की वजह से उनका नाम इस केस से जोड़ने का आरोप लगाया। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। इससे बड़ा कोई संकेत नहीं हो सकता, जो कि सिंबल नहीं हो सकता, जो सज्जन कुमार जी थे। और ये विडंबना है कि ये आया उस दिन है जिस दिन सिख समाज एक दूसरे नेता जिसको दोषी मानता है, कांग्रेस पार्टी आज भी उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा रही है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इस पूरे कवर अप और अन्याय के अंदर आज तक शामिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका स्वागत इसलिए करते हैं कि विलंब से आया, लेकिन कम से कम न्याय होना इसमें अब आरंभ हुआ है। और अभी भी बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो डे टू डे चलने हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी और लोगों के खिलाफ भी इस प्रकार के फैसले आएंगे। मैंने आज शपथ ली है। मैंने 91 में भी शपथ ली थी, किसी ने कुछ कहा था। मैंने उसके बाद कई दफे शपथ ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई केस मेरे खिलाफ नहीं है, कोई FIR मेरे खिलाफ नहीं है, हाँ कोई चार्जशीट मेरे खिलाफ नहीं है। मैं तो दिल्ली का प्रभारी भी रहा, दिल्ली का प्रभारी रहा जब मैं महामंत्री था कांग्रेस का, किसी ने ये बात नहीं उठाई। आज ये बात उठाने लगे, तो इसमें क्या राजनीति है आप सब समझ। जांच के लिए तैयार है, कई आई विटनेसेस ने कहा है कि उन्होंने आपको गुरुद्वारे के बाहर इस समय देखा था। जांच के लिए तैयार है क्या आई विटनेस ने आपको कहा है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सीएम बनाए जाने के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा अनशन पर बैठे हैं। बग्गा ने ऐलान किया कि जब तक कमलनाथ को सीएम पद से हटाया नहीं जाता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। तक सिखों के हत्यारे कमलनाथ को हटाया नहीं जाता, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और आपको पता होगा कि जैसे 2004 में भी सज्जन कुमार और टाइटलर को कांग्रेस ने टिकट दी थी, विरोध के बाद उन्हें टिकट वापस लेने में मजबूर होना पड़ा था।
उसी तरीके से जब पंजाब में चुनाव चल रहा था उन्हें प्रभारी बना के हटाना पड़ा था, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जिसने उस समय कांग्रेस एक तरह से एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि उनको लगा कि अगर कमलनाथ को हटाया नहीं जाएगा तो शायद सिखों के वोटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन पंजाब चुनाव के बाद आज उन्हें मुख्यमंत्री बना के फिर से न बल्कि इनाम दिया गया, बल्कि सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बीजेपी को कमलनाथ के नाम पर सियासत न करने की नसीहत दी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को गोधरा कांड की भी याद दिलाई। देखिए, कमलनाथ जी कमीशन की इंक्वायरी हुई, उसमें कमलनाथ जी बरी हो सके और राजनीतिक रूप से उनका नाम इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी। अगर राजनीतिक रूप से स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी किसी पद पर नहीं थे कांग्रेस में या सरकार में उस समय, लेकिन गुजरात के दंगों में तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो तो मुख्यमंत्री थे, उन पर न जाने कितने आरोप लगे कि कैसे उनकी संलिप्तता थी, कैसे उन्होंने ढिलाई किया, कैसे ये किया, लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज न्यायालय का फैसला हुआ है तो सारे लोगों के सामने बात आई है। जिस कमीशन ने उनको बरी किया उसी तरह के कमीशन ने कमलनाथ जी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं पाया और बरी किया। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली की एक कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने उनकी ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर 11 जनवरी तक रोक लगा दी। बताया गया कि कोर्ट ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को मिली इस राहत को सीबीआई और ईडी के ये कहने के बाद बढ़ाया कि कुछ नए दस्तावेज मिले हैं जिनका मिलान किया जाना है। साथ ही अदालत ने सीबीआई को भी मामले के कुछ आरोपियों पर मुकदमा चलाने की इजाजत हासिल करने के लिए 11 जनवरी तक का समय दिया। सोलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि कुछ दस्तावेज उनके पास आए हैं और उनको वो एनालाइज और कलेक्ट कर रहे हैं, कोलेट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो जज साहब ने 11 तारीख लगा दी। दरअसल ये मामला एयरसेल मैक्सिस सौदे में एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की अनुमति में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 18 आरोपी हैं। दरअसल मैक्सिस मलेशिया की एक कंपनी है जिसका मालिकाना हक एक बिजनेस टाइकून टी आनंद कृष्णन के पास है, जिन्हें टैक नाम से जाना जाता है। टैक श्रीलंका की तमिल पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले एक मलेशियाई नागरिक हैं। एयरसेल को पहले एक एनआरआई टाइकून सी शिवशंकरन ने प्रमोट किया था, जो कि तमिलनाडु के मूल निवासी थे। साल 2006 में मैक्सिस ने एयरसेल की 74% हिस्सेदारी खरीद ली थी। बाकी की 26% हिस्सेदारी अब एक भारतीय कंपनी के पास है, जो कि अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप से संबंधित है। इस 26% शेयर का मालिकाना हक सुनीता रेड्डी के पास है, जो कि अपोलो के फाउंडर डॉक्टर सी प्रताप रेड्डी की बेटी हैं। ये डील उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हुआ। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वो इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा से पहले के मंत्रियों की भी जांच करें, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसके मुताबिक 2007 में आईएनएक्स मीडिया को मिले 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड में कथित रूप से अनियमितता का दावा किया गया। उस वक्त पी चिदम्बरम केंद्रीय मंत्री थे और इसलिए चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम एयरसेल मैक्सिस सौदे में जांच एजेंसियों के घेरे में आ गए। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक हामिद निहाल अंसारी को आज रिहा कर दिया। इसके बाद उन्हें वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भारत भेज दिया गया। पाकिस्तान ने हामिद को 2012 में भारतीय जासूस बताते हुए कैद कर लिया था। इसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने के मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक साल 2012 में मुंबई के रहने वाले हामिद अवैध तरीके से पाकिस्तान में घुसे थे। परिवार के मुताबिक एक पश्तून लड़की से ऑनलाइन दोस्ती के बाद हामिद उससे मिलने पाकिस्तान गए थे। इसके बाद पाकिस्तान में हामिद को भारतीय जासूस मानकर मिलिट्री अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई। पाकिस्तान की जेल में 6 साल गुजारने के बाद हामिद निहाल अंसारी को आखिरकार रिहाई मिल गई। हामिद निहाल अंसारी की रिहाई पर उनके परिवार ने खुशी जाहिर की है और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। हम हासिम अंसारी को मिलने आए थे, जो 6 साल से पाकिस्तान जेल में था। एक प्यार के मोहब्बत के कारण वो चले गया था। अब उसको पाकिस्तान की सरकार ने छोड़ा, इसलिए हम उनको लेने लिए आए। तो नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक।
सबरीमला मंदिर में आज ऐतिहासिक घटना हुई। जिस मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहां आज ट्रांसजेंडर समुदाय ने पूजा अर्चना की। एक साथ 4 ट्रांसजेंडर ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान अयप्पा के दर्शन किए। चारों ट्रांसजेंडर्स ने काली साड़ी पहनी थी। इन चारों ने रविवार को मंदिर में जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। उसके बाद इन चारों ने एसपी के सामने विरोध दर्ज कराया। फिर प्रशासन ने मंदिर के मुख्य पुजारी से बात की। आम सहमति बनी तो पूजा की इजाजत मिल गई। हालांकि इन लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए थे। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर विवाद है। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। इसके बाद कुछ महिलाओं ने मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस भी महिलाओं को मंदिर में नहीं ले जा सकी। फिलहाल चेन्नई के एक संगठन की 30 से ज्यादा महिलाओं ने अल्टीमेटम दिया है कि वे 23 दिसंबर को मंदिर में प्रवेश करेंगी। अब देखना ये होगा कि ये महिलाएं अपना हक पा सकेंगी या नहीं। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र को 2 बड़ी सौगातें देते हुए मुंबई से सटे ठाणे और पुणे में मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया। मोदी ने कल्याण में 2 मेट्रो रेल लाइन परियोजनाओं और गरीब तबके के लिए आवासीय परियोजनाओं का तोहफा दिया। कल्याण के बाद पीएम मोदी ने पुणे में मेट्रो फेज 3 का शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि आज देश में मेट्रो का जो भी विस्तार हो रहा है, उसमें अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। शहर और गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटल जी ने जो बल दिया, उसे मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया। आज देश में मेट्रो का जो भी विस्तार हो रहा है, उसको सही मायने में गति अटल जी की सरकार ने दी थी। शहर और गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटल जी ने जो बल दिया, उसको 10 वर्ष बाद हमारी सरकार ने स्पीड भी दी और स्केल भी बढ़ाई। आपको बता दें कि ठाणे की इस मेट्रो परियोजना पर करीब 8,416 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो रूट लगभग 25 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 17 स्टेशन होंगे। मेट्रो में 6 कोच की सुविधा होगी। 2021 तक इस रूट से करीब 2.5 लाख लोगों के रोजाना सफर करने की उम्मीद है। वहीं दूसरे रूट की बात करें तो दहिसर मीरा भयंदर मेट्रो 9 करीब 10.5 किलोमीटर लंबा होगा और इस रूट पर 8 स्टेशन होंगे। इस योजना पर 6,607 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो 2022 तक बनकर तैयार होगा। जबकि पुणे में हिंजेवाड़ी और शिवाजी नगर के बीच प्रस्तावित तीसरी मेट्रो लाइन की लंबाई करीब 23 किलोमीटर होगी। इस योजना पर 8,313 करोड़ रुपए खर्च होगा। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने मेट्रो परियोजनाओं का शिलान्यास किया तो वहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच खाई भी साफ नजर आई। दरअसल पीएम के कार्यक्रम के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया गया, जिससे नाराज शिवसेना ने मोदी के प्रोग्राम का विरोध किया। इस दौरान बीजेपी शिवसेना के बीच मीरा भयंदर मेट्रो का श्रेय लेने के लिए पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई। न्यायालय पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मुंबई की कल की आग में आज कितनी जानें गई। कर्ज माफी के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसानों की चौपाल।